नमस्कार, आपका स्वागत है नर्चरिंग वेल्थ में। और आज एक बार फिर मेरे साथ डॉक्टर कुमार गौरव हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर साहब, अगर जब आदमी रिटायर होता है तो उसको पैसा इकट्ठा एक साथ मिलता है। अब उसको ये नहीं समझ में आता कि उसको क्या करना है, कैसे करना है। तो किस तरह से कोई पोर्टफोलियो फाइनेंशियल तैयार होना चाहिए कि उस पैसे से उसकी जो ज़रूरतें हैं और जो इच्छाएं हैं वो अपनी पूरी करता रह सके पूरे जीवन, बचे हुए जीवन। क्या आप उसमें लोगों को बताते हैं कि उसका पोर्टफोलियो किस तरह का होना चाहिए? विशाल जी, आपके सवाल में ही एक काफी इंटरेस्टिंग पहलू जुड़ा है। आपने कहा कि उसकी जरूरतें और आपने कहा उनकी इच्छाएं। तो ये देखिए, जरूरतों का और इच्छाओं का, नीड्स एंड वांट्स, इन दोनों का बैलेंस होना काफी जरूरी है। भाई, आपने काफी बढ़िया करियर अपना बिताया, बहुत ऊंचाइयां हासिल करी, मुकाम हासिल किए, और रिटायरमेंट के बाद जो अगले 20-25 सालों की जिंदगी है आपकी, इससे लंबी भी हो सकती है। यही एक वक्त होता है जब आप अपनी पूरी जिंदगी की जरूरतों के साथ साथ इच्छाओं को भी पूरा करें। और खाली आप अपनी नहीं, आप अपने वाइफ की भी, आप अपने परिवार के भी, अपने फैमिली मेंबर्स की भी। ऐसा कहा जाता है कि लाइफ स्टार्ट्स एट 60, क्योंकि 60 के पहले तो खाली जिम्मेदारियां पूरी करते रहते हैं। 60 के बाद ही तो असली जिंदगी जीने का वक्त होता है, जब आप अपने समय के और लोकेशन के मालिक खुद होते हैं। यू आर द ओनर ऑफ योर टाइम एंड लोकेशन। सो देखिए, एक रिटायरमेंट का जो पोर्टफोलियो होना चाहिए, उसमें 3 इंग्रेडिएंट्स होना काफी जरूरी है। नंबर 1, टैक्स इफिशिएंट। नंबर 2, लिक्विड। और नंबर 3, रिटर्न एट पार और अबव द इन्फ्लेशन। अब देखिए, टैक्स इफिशिएंट का क्या मतलब है? आप कहीं भी निवेश करते हैं तो निवेश करने के बाद फलस्वरूप जो आपके पास रिटर्न आता है, उस रिटर्न पे एक टैक्स देना पड़ता है। ये टैक्स 3 कैटेगरी के होते हैं। अगर वो टोटली टैक्स फ्री प्रोडक्ट है, जैसे कि कोई पीपीएफ, तो उसमें 0 टैक्स है। अगर कोई म्यूचुअल फंड या इक्विटी रिलेटेड प्रोडक्ट है तो उसमें कैपिटल गेन्स लगता है, जो कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 10% के बराबर होते हैं। और अगर वो कोई फिक्स डिपॉजिट है या बॉन्ड है तो उस पर एज पर टैक्स स्लैब, अगर मान लीजिए आपका रिटायरमेंट के बाद भी 30% का टैक्स स्लैब है, तो जहां आपने निवेश किया है उसके ऊपर 30% का ही टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो आपका पोर्टफोलियो टैक्स इफिशिएंट कैसे बन सकता है, ये आपने ध्यान देना है। आपका पोर्टफोलियो लिक्विड होना चाहिए। लिक्विड मतलब एनी टाइम एक्सेस ओवर द कैपिटल। आप देखिए, जो जरूरतें, जो आपने अपने दिमाग के हिसाब से, अपने सोच के हिसाब से जो प्लान बनाया है, दे मे बी रिक्वायर्ड कि आपको प्लान बी भी चाहिए। हो सकता है चीजें वैसी ही ना हो जैसे आपने सोची है और आपको कुछ कोर्स करेक्शन करना पड़े बीच में। सो आपका कैपिटल अगर लिक्विड है, अगर उस पर एक्सेस एनी टाइम अवेलेबल है, ये एक प्रॉपर्टी नहीं हो सकता। एक प्रॉपर्टी को सेल करने में शायद सालों लग जाए। सो एक ऐसा असेट क्लास जो टोटली लिक्विड है, एनी टाइम यू कैन एक्सेस द कैपिटल, मे बी रिटर्न के बाद आपको कैपिटल की भी जरूरत पड़े, तो लिक्विडिटी इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। रिटर्न ओवर द इन्फ्लेशन। आप देखिए, टैक्स और इन्फ्लेशन ऐसे 2 कल्प्रिट्स हैं जो आपके पैसे के वजन को हमेशा कम कर रहे हैं। जब आप रिटायर होते हैं, मान लीजिए 2023 में 2.5 से 3 करोड़ का पोर्टफोलियो है आपका, 10 सालों के बाद जब आपकी उम्र 70 की हो जाती है, क्या उस 3 करोड़ के पोर्टफोलियो का वजन 3 करोड़ ही रहेगा? ना जी, हो सकता है 50% हो जाए, हो सकता है उसका बाजार में वजन 1.5 करोड़ ही हो जाए। और इन 10 सालों में उसके रिटर्न जो आए हैं वो तो आप कंज्यूम कर गए हैं। सो अगेन इट कैन लीड टू यू टू ए इंटायर न्यू क्राइसिस विच इज जस्ट इंटेंजिबल एंड मे बी द रिक्वायरमेंट्स हैव इंक्रीज्ड विद टाइम। सो फाइनली, टैक्स इफिशिएंट, लिक्विडिटी और रिटर्न ओवर द इन्फ्लेशन, ये 3 इंग्रेडिएंट होने चाहिए। और इन 3 इंग्रेडिएंट्स के लिए कोई एक असेट क्लास परफेक्ट नहीं है। असेट क्लास मतलब फिक्स डिपॉजिट, बॉन्ड्स, इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी, कमोडिटी, गोल्ड, कोई भी ऐसा असेट क्लास नहीं है जिसमें ये तीनों फीचर्स हैं। तो एक क्रिकेट टीम जैसे बनता है, एक विकेट कीपर होता है, बॉलर होता है, बैट्समैन होता है, वैसे ही आपने हर एसेट क्लास का एक टीम बनाना है। और इस टीम को बनाने के लिए पहले आपको अपनी रिक्वायरमेंट की एनालिसिस करनी है, आपके रिस्क की एनालिसिस करनी है, और इसके लिए एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लेनी। और प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर
कैसे चुना जाए, ये भी एक पूरा साइंस है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अभी आपने बोला कि फाइनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूरत है, तो मैं चाहूँगा कि जब हम अगला प्रोग्राम करें तो उसमें आप ये ज़रूर बताएं कि जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उसको किस तरह से चुना जाए। सो यस, आपको उम्मीद करता हूँ ये जानकारी फ़ायदेमंद रहेगी और आने वाले एपिसोड का भी इंतज़ार कीजिएगा। उसमें हम डॉक्टर कुमार गौरव से बात करेंगे कि कब भी जब आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र सेलेक्ट करना है तो उसको किस तरह से चुनें। तब तक बने रहें हमारे चैनल नर्चरिंग वेल्थ के साथ।